पलामू में 90 लाख की अवैध शराब जब्त, मध्य प्रदेश से हुई थी तस्करी। पलामू जिला पुलिस ने 90 लाख रुपए की अवैध शराब को जब्त किया है। अवैध शराब को मध्य प्रदेश के सतना से सिलीगुड़ी भेजा जा रहा था, लेकिन पुलिस को आशंका है कि शराब की एक खेत बिहार के इलाके में जाने वाली थी। दरअसल पलामू पुलिस को सूचना मिली थी कि मध्य प्रदेश से शराब की खेत की तस्करी होकर झारखंड के रास्ते गुजर रही है। इसी सूचना के आलोक में पलामू पुलिस ने पड़वा थाना क्षेत्र में सर्च अभियान शुरू किया, जिसको लेकर कोलियरी मोड़ के पास पुलिस ने एक ट्रक को रोका। पुलिस ने ट्रक के अंदर से 90 लाख रुपए के अवैध शराब को बरामद किया, जबकि ट्रक से राजस्थान के रामनगर के रहने वाले देदाराम नामक व्यक्ति को गिरफ्तार किया है। ट्रक पर 910 पेटी विदेशी शराब मौजूद पाई गई। इस बाबत पड़वा थाना प्रभारी अंचित कुमार ने बताया कि शिकंजे में लिए गए शख्स से पूछताछ के क्रम में देदाराम ने बताया है कि शराब की एक खेप मध्य प्रदेश से सिलीगुड़ी जा रही थी। पुलिस को आरोपी के द्वारा बताए गए बातों को लेकर आशंका है। गाड़ी में शराब से जुड़ी हुई कोई भी कागजात मौजूद नहीं थी। पुलिस पूरे मामले में छानबीन कर रही है और आगे की कार्रवाई कर रही है। बरामद अवैध शराब की कीमत लगभग 90 लाख रुपए है। इस छापेमारी अभियान में पड़वा के थाना प्रभारी अंचित कुमार, सब इंस्पेक्टर राजू कुमार गुप्ता समेत कई पुलिस अधिकारी शामिल रहे। सीएम से मिले घाटशिला विजेता सोमेश सोरेन, शिक्षा मंत्री बनाए जाने की चर्चा हुई तेज। घाटशिला विधानसभा उपचुनाव में जीत हासिल करने वाले सोमेश सोरेन ने आज रांची में कांके रोड स्थित मुख्यमंत्री आवास जाकर सपरिवार मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन, विधायक कल्पना सोरेन से शिष्टाचार मुलाकात की और दोनों के प्रति आभार जताया। राज्य के शिक्षा मंत्री रहे दिवंगत रामदास सोरेन के असामयिक निधन से खाली हुई घाटशिला विधानसभा सीट से झारखंड मुक्ति मोर्चा ने रामदास सोरेन के बेटे सोमेश सोरेन को महागठबंधन की ओर से झमुमो उम्मीदवार बनाया था। इस चुनाव में उनका मुकाबला कोल्हान के टाइगर कहे जाने वाले पूर्व मुख्यमंत्री और भाजपा विधायक चंपई सोरेन के पुत्र बाबूलाल सोरेन से था। इस चुनाव में 2024 विधानसभा सीट से भी अधिक मतों से झामुमो उम्मीदवार सोमेश सोरेन की जीत हुई। जीत के बाद आज रविवार को सोमेश सोरेन अपनी मां और अन्य पारिवारिक सदस्यों के साथ मुख्यमंत्री आवास पहुंचे और मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन और विधायक कल्पना सोरेन के प्रति आभार जताया। इस दौरान सोमेश सोरेन ने कहा कि वो कोल्हान में पार्टी को और धारदार बनाने के लिए दिन रात एक कर देंगे। पार्टी उन्हें जो भी दायित्व देगी उसका वो पूरी गंभीरता और जिम्मेदारी से निर्वहन करेंगे। मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन एवं विधायक कल्पना सोरेन ने सोमेश सोरेन को विधानसभा चुनाव में जीत की ढेर सारी बधाई एवं शुभकामनाएं दी। इस दौरान मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन ने कहा कि यह विजय घाटशिला की जनता की आकांक्षाओं और विश्वास की जीत है। उन्होंने कहा कि स्वर्गीय रामदास सोरेन द्वारा जनहित में आरंभ किए गए कार्यों और अधूरे सपनों को आगे बढ़ाने की जिम्मेदारी अब उनके पुत्र सोमेश सोरेन के कंधों पर है। मुख्यमंत्री ने भरोसा जताया कि सोमेश सोरेन जनसेवा एवं विकास कार्यों की दिशा में अपनी प्रतिबद्धता के साथ कार्य करेंगे। रविवार को सोमेश सोरेन ने सपरिवार मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन और विधायक कल्पना सोरेन से मुलाकात की। सीएम द्वारा स्वर्गीय रामदास सोरेन के अधूरे कार्यों को पूरा करने की बात कहने के बाद ये कयास लगाए जा रहे हैं कि क्या जल्द ही घाटशिला सीट जीतकर विधायक बनने जा रहे सोमेश सोरेन को मंत्री बनाया जाएगा और संभवतः उन्हें शिक्षा मंत्री ही बनाया जाए। पीएम किसान योजना की 21वीं किश्त इस दिन आएगी। पीएम किसान सम्मान निधि योजना एक महत्वपूर्ण योजना है जो भारत के किसानों की आर्थिक मदद के लिए केंद्र सरकार द्वारा चलाई जा रही है। इस योजना के तहत हर साल किसानों को 3 बार कुल 6,000 रुपए की आर्थिक सहायता दी जाती है, जिससे उनकी खेती से जुड़े खर्चों को कम करने में मदद मिलती है। किसानों के लिए ये योजना उनके जीवन में राहत का जरिया साबित हुई है, क्योंकि समय समय पर किश्तें सीधे उनके बैंक खाते में भेजी जाती हैं। इस योजना की प्रति किश्त राशि 2,000 रुपए है, जो साल में 3 बार चरणबद्ध तरीके से वितरित की जाती है। अभी देश के करोड़ों किसान इस योजना की 21वें किश्त का बेसब्री से इंतजार कर रहे हैं, जिसकी आधिकारिक रिलीज डेट किसानों के लिए महत्वपूर्ण है। इसके पहले 20 किश्तें सफलतापूर्वक वितरित की जा चुकी हैं और सरकार ने किसानों के लाभ को आगे भी जारी रखने का भरोसा दिया है। सरकारी और आधिकारिक स्रोतों के अनुसार पीएम किसान योजना की 21वें किश्त 2025 के दिसंबर से मार्च तक के भुगतान चक्र में आएगी। इस चक्र के अंतर्गत किश्त का भुगतान नवंबर 2025 में किए जाने की संभावना है। हालांकि अभी तक केंद्र सरकार ने कोई आधिकारिक तारीख घोषित नहीं की है, लेकिन पिछले छूटते हुए वर्षों के पैटर्न के आधार पर यह कहा जा रहा है कि किश्त नवंबर 2025 तक किसानों के बैंक खातों में ट्रांसफर हो सकती है। कुछ राज्यों जैसे हिमाचल प्रदेश, पंजाब, उत्तराखंड और जम्मू कश्मीर में कबाड़ा या प्राकृतिक आपदाओं के कारण पहले से ही 21वें किश्त का भुगतान शुरू हो चुका है। बाकी राज्यों में किसानों को फरवरी तक इस किश्त का लाभ मिलने की उम्मीद है, बशर्ते उनका ई-केवाईसी, आधार लिंकिंग और बैंक खाता सत्यापित हो। यह योजना एक वित्तीय सहारा है जो किसानों के जीवन को आर्थिक रूप से सशक्त बनाती है। इसकी किश्तें सीधे डीबीटी, डायरेक्ट बेनिफिट ट्रांसफर के जरिए किसानों के बैंक खातों में ट्रांसफर की जाती हैं। इसलिए किसानों को अपने खाते की सही जानकारी और आधार लिंकिंग सुनिश्चित करनी चाहिए ताकि भुगतान में कोई बाधा न आए।
धनबाद में रेलवे पार्सल कार्यालय में संदिग्ध अवस्था में मिले करीब 450 खरगोश, तस्करी की आशंका। दिल्ली में बम धमाके के बाद सभी राज्यों में सुरक्षा व्यवस्था कड़ी कर दी गई है, लेकिन धनबाद का पार्सल कार्यालय अलर्ट नहीं है। ऐसा ही एक ताजा मामला धनबाद जिले से सामने आया है। यहां धनबाद के रेलवे पार्सल कार्यालय में हावड़ा के साहा एंटरप्राइजेस के करीब 450 खरगोशों को लाया गया, लेकिन पार्सल कर्मी ने इन खरगोशों की बुकिंग करने से इनकार कर दिया। इधर बुकिंग कराने आया शख्स सभी खरगोश छोड़कर भाग खड़ा हुआ। जानकारी के मुताबिक 6 पिंजरों में खरगोशों को क्षमता से अधिक रखा गया, जिसकी वजह से कई खरगोश मारे भी गए। इतना सब कुछ हो जाने के बाद भी रेलवे पार्सल कर्मी की ओर से इस मामले की जानकारी ना तो वन विभाग को दी गई, ना ही रेल पुलिस एवं रेल अधिकारियों को दी गई। धनबाद रेलवे स्टेशन स्थित पार्सल कार्यालय में बड़ी संख्या में लाए गए खरगोशों की दयनीय स्थिति की जानकारी मिलने पर मेनका गांधी की संस्था पीपल्स फॉर एनिमल वेलफेयर की टीम ने मौके पर पहुंचकर मामले की जांच की। संस्था सदस्य के नेतृत्व में पहुंची टीम ने आधा दर्जन से अधिक पिंजरों में करीब 450 से अधिक खरगोश पाए, जिनमें से कई मृत मिले। पार्सल कार्यालय कर्मी संस्था पीपल्स फॉर एनिमल वेलफेयर की टीम से उलझ गए। पार्सल कार्यालय से तुरंत हटाने को कहते हुए उलझ गए, जिसके बाद दोनों के बीच जमकर बहसबाजी हुई। इधर टीम ने आशंका जताई है कि यह मामला खरगोश तस्करी से जुड़ा हो सकता है। जानवरों को बेहद खराब हालत में बिना भोजन पानी के रखा गया था। मौके पर मौजूद रेलवे पार्सल कर्मियों ने दावा किया कि इन खरगोशों की बुकिंग अभी नहीं हुई थी, लेकिन फिर भी उन्हें बड़ी संख्या में कार्यालय में रखा गया था। रेलवे पुलिस, वन विभाग और रेल अधिकारियों को सूचना नहीं देने की बात भी सामने आई है। वहीं पीपल्स फॉर एनिमल वेलफेयर की टीम ने स्थिति की गंभीरता को देखते हुए वन विभाग को तुरंत सूचना दी, जिसके बाद वन विभाग की टीम भी जांच में जुट गई है। बताया जा रहा है कि खरगोशों को मुरादाबाद भेजे जाने की तैयारी थी, हालांकि इसकी आधिकारिक पुष्टि अभी नहीं हो सकी है। स्थानीय पशु प्रेमी और सामाजिक संगठनों ने इस घटना पर नाराजगी जताते हुए मामले की उच्च स्तरीय जांच और जिम्मेदार लोगों पर कार्रवाई की मांग की है। फिलहाल वन विभाग और रेल में प्रशासन मामले की जांच कर रहा है। यूट्यूब से सीखा था ताला तोड़ने का ट्रिक, पलामू पुलिस के हत्थे चढ़े बिहार के 4 चोर। बिहार का एक ऐसा चोर गिरोह जिसने यूट्यूब से ताला तोड़ने के ट्रिक को सीखा था। यह गिरोह पेट्रोल या अन्य तरह की केमिकल का इस्तेमाल कर ताला तोड़ देता था और घटनाओं को अंजाम देता था। पलामू जिला की पड़वा थाना की पुलिस ने बिहार के रोहतास के रहने वाले 4 चोरों को गिरफ्तार किया है। गिरफ्तार चोरों ने पलामू पुलिस के समक्ष कई खुलासा किया है। ये गिरोह झारखंड और बिहार में कई आपराधिक घटनाओं को अंजाम दे चुका है। दरअसल पलामू के पड़वा थाना क्षेत्र के गाड़ीघास के इलाके में एक घर में चोरी हुई थी। चोरी की घटना के बाद पुलिस पूरे मामले में अनुसंधान कर रही थी। इसी क्रम में थाना क्षेत्र में पुलिस को एक जगह पर संदिग्ध गतिविधि नजर आई, जिसके बाद पुलिस ने सभी से पूछताछ की और जानकारी ली तो पूरे गिरोह का खुलासा हुआ है। पुलिस ने बिहार के रोहतास के अखोड़ी गोला रहने वाले जीतू कुमार, अभय खरवार, बीफन खरवार और संदीप कुमार को गिरफ्तार किया है। सभी पलामू के पड़वा के इलाके में शहद का कारोबार करने की बात बोलकर रोके हुए थे। पड़वा के थाना प्रभारी अंचित कुमार ने बताया कि गिरफ्तार चारों आरोपियों ने कई घटनाओं को अंजाम दिया है। पड़वा थाना क्षेत्र के साथ साथ टाउन थाना क्षेत्र में भी चोरी की थी। गिरफ्तार चारों आरोपी पलामू के अलावा लातेहार के इलाके में भी रेकी किया था और कई घरों में चोरी का प्रयास किया था। गिरोह से जुड़ी हुई पुलिस को कई जानकारी मिली है, जिसके बाद आगे की कार्रवाई की जा रही है। पड़वा थाना प्रभारी अंचित कुमार ने बताया कि गिरोह के सदस्यों ने पुलिस को बताया है कि यूट्यूब से केमिकल या पेट्रोल लगाकर ताले को कमजोर करना सीखा है। इस कार्रवाई में सब इंस्पेक्टर राजू कुमार गुप्ता, विजय प्रसाद मेहता, नवल किशोर सिंह समेत कई पुलिस अधिकारी शामिल रहे हैं। गिरफ्तार आरोपियों के पास से पुलिस ने चोरी के कई जेवरात भी बरामद किए हैं। देवघर में श्रावणी मेला 2026 को लेकर हुई हाई लेवल मीटिंग। मंत्री सुदिव्य कुमार ने अधिकारियों को दिए दिशा निर्देश। नगर विकास एवं आवास विभाग मंत्री सुदिव्य कुमार ने श्रावणी मेला 2026 की तैयारियों पर बैठक की। इस बैठक में मंत्री सुदिव्य कुमार ने अधिकारियों को कई महत्वपूर्ण निर्देश दिए। देवघर परिसदन में आयोजित हुई बैठक में उपायुक्त नमन प्रियेश लकड़ा ने विभागवार तैयारियों की जानकारी प्रस्तुत की। बैठक में मंत्री सुदिव्य कुमार ने स्पष्ट कहा कि इस बार श्रावणी मेला पूरी तरह तकनीक सम्मत और सुविधाजनक होना चाहिए। उन्होंने मेला क्षेत्र की सुरक्षा, पेयजल, स्वच्छता, यातायात, कांवरिया पथ, शौचालय कॉम्प्लेक्स, अस्थायी टेंट सिटी, होल्डिंग जोन, पार्किंग और मुख्य गलियों के सौंदर्यीकरण समेत सभी व्यवस्थाओं को समयबद्ध तरीके से पूरा करने पर जोर दिया। उन्होंने खिजोरिया से शिवगंगा तक बनाए जा रहे फुट ओवर ब्रिज में आवश्यक सुधार और दुम्मा से खिजोरिया कांवरिया पथ को उन्नत बनाने से जुड़े प्रस्तावों को शीघ्र अंतिम रूप देने का निर्देश दिया।
मेला क्षेत्र में सभी श्रद्धालुओं की सुविधा के लिए आधुनिक शौचालय, स्नानागार, पेयजल व्यवस्था, RFID सिस्टम, हवादार क्यू कॉम्प्लेक्स, सुविधाजनक होल्डिंग पॉइंट और मंदिर परिसर की सुरक्षा व्यवस्था को मजबूत करने पर विशेष जोर दिया गया। मंत्री ने कहा कि बच्चों, महिलाओं और बुजुर्ग श्रद्धालुओं की सुरक्षा इस बार मेला प्रबंधन की शीर्ष प्राथमिकता होगी। मंत्री सुदिव्य कुमार ने बताया कि श्रद्धालुओं के लिए बनाए जाने वाले आवास को स्थायी किया जाए। हर साल एक ही सुविधा के लिए करोड़ों रुपए खर्च करना किसी भी प्रकार से ठीक नहीं है। इसलिए यदि हर सुविधा को स्थायी कर दिया जाएगा तो निश्चित रूप से राजस्व का भी लाभ होगा और हर साल करोड़ों रुपए खर्च होने से भी बचेंगे। इसके साथ ही मंत्री सुदिव्य कुमार ने बासुकीनाथ क्षेत्र में स्थायी पुलिस आवासन, शौचालय कॉम्प्लेक्स और शिवगंगा की निरंतर सफाई सुनिश्चित करने के लिए भी आवश्यक दिशा निर्देश जारी किए हैं। उन्होंने शहर की प्रमुख गलियां, शिवगंगा घाट, फुट ओवरब्रिज और मंदिर पथ के पुनर्निर्माण तथा सौंदर्यीकरण के कार्यों को भी समय पर पूरा करने के निर्देश दिए। झारखंड स्थापना दिवस समारोह के दूसरे दिन रंगारंग कार्यक्रमों की धूम, स्थानीय से लेकर बॉलीवुड कलाकारों ने बिखेरा जलवा। झारखंड स्थापना दिवस समारोह का दूसरा दिन राजधानी रांची के मोरहाबादी मैदान में सांस्कृतिक रंगों से सराबोर रहा। सुबह से शुरू हुए कार्यक्रम देर रात तक चलते रहे, जिसमें एक से बढ़कर एक प्रस्तुति ने दर्शकों को झारखंडी संस्कृति की गहराई और उसकी विविधता से रूबरू कराया। कार्यक्रम में मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन, विधायक कल्पना सोरेन, कई मंत्री, जनप्रतिनिधि, वरिष्ठ अधिकारी, VIP, VVIP और बड़ी संख्या में आम लोग मौजूद थे। पूरा माहौल उत्सव, उत्साह और गौरव से भरा नजर आया। समारोह की शुरुआत झारखंड के स्थानीय कलाकारों की मनमोहक प्रस्तुतियों से हुई। जनजातीय परिधानों में सजे कलाकार जब मंच पर आए तो मैदान तालियों की गड़गड़ाहट से गूंज उठा। संथाली, मुंडारी और ओरांव समुदायों के पारंपरिक नृत्यों ने दर्शकों को झारखंड की सांस्कृतिक जड़ों की याद दिला दी। कार्यक्रम का मुख्य आकर्षण पारंपरिक छऊ नृत्य रहा। मुखौटों, भारी परिधानों और दमदार बॉडी मूवमेंट्स से सजी यह प्रस्तुति दर्शकों को मंत्रमुग्ध करती नजर आई। कलाकारों ने युद्ध कला, पौराणिक कथाओं और लोक कथाओं पर आधारित अपनी अद्भुत प्रस्तुति से लोगों का दिल जीत लिया। कार्यक्रम में आधुनिक संगीत का तड़का लगाते हुए इंडियन आइडल फेम सगुन पाठक ने मंच संभाला। उनकी दमदार आवाज और लाइव परफॉर्मेंस ने माहौल को रोमांच से भर दिया। उन्होंने एक के बाद एक लोकप्रिय गीत प्रस्तुत किए, जिन पर दर्शक थिरकते नजर आए। सगुन जब किशोर कुमार के सदाबहार गीतों पर पहुंचे तो पूरा मैदान सुरों से सराबोर हो गया। उन्होंने एक हसीना थी, प्रीत किलत मुझे ऐसे लगी और तेरी दीवानी जैसे गीतों से शमा बांध दिया। खासकर तेरी दीवानी की प्रस्तुति पर लोगों ने अपने मोबाइल फ्लैश ऑन कर पूरे मैदान को रोशनी से भर दिया, जिससे माहौल बेहद खुशनुमा हो गया। समारोह का एक और बड़ा आकर्षण रहा ड्रोन शो, जिसने झारखंड की सांस्कृतिक और ऐतिहासिक विरासत को आधुनिक तकनीक के जरिए शानदार तरीके से पेश किया। आकाश में सैकड़ों ड्रोन की मदद से भगवान बिरसा मुंडा की जीवन गाथा प्रदर्शित की गई। उनके बचपन, संघर्ष, जंगल की रक्षा के लिए लड़ाई और जल जंगल जमीन की लड़ाई का रूपाकार बनाने वाले ड्रोन दृश्यों ने लोगों के मन में भावनाओं की लहर दौड़ा दी। इसके साथ ही ड्रोन शो में दिशोम गुरु शिबू सोरेन की जीवन संघर्ष और राजनीतिक यात्रा को भी खूबसूरती से दर्शाया गया। लोगों ने इसे अभूतपूर्व अनुभव बताया, क्योंकि पहली बार स्थापना दिवस समारोह के दौरान इतनी भव्य तकनीकी प्रस्तुति देखने को मिली। बिहार चुनाव परिणाम से सदमे में मंत्री इरफान अंसारी, महागठबंधन को मिली हार की बताई ये वजह। बिहार विधानसभा चुनाव नतीजे पर झारखंड सरकार के स्वास्थ्य मंत्री डॉक्टर इरफान अंसारी ने अपनी प्रतिक्रिया दी है। उन्होंने नीतीश कुमार को जीत की बधाई दी है, लेकिन गंभीर सवाल भी उठाए हैं। उन्होंने अपने बयान में महागठबंधन की हार के पीछे की वजह भी बताई है। बिहार विधानसभा चुनाव में एनडीए को मिली प्रचंड जीत और इंडिया गठबंधन की करारी हार पर झारखंड के स्वास्थ्य मंत्री इरफान अंसारी ने कहा कि वो इस हार से सदमे में हैं। उन्होंने कहा कि हमारे राष्ट्रीय अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे बिहार के चुनाव नतीजे की समीक्षा कर रहे हैं। बहुत जल्द इस पर विस्तृत रिपोर्ट सामने आएगी। स्वास्थ्य मंत्री इरफान अंसारी ने कहा कि बिहार के दो डिप्टी सीएम को एक समान वोट मिलना गंभीर सवाल खड़ा करता है। उन्होंने दावा करते हुए कहा कि ऐसा हो ही नहीं सकता है। उन्होंने कहा कि बिहार विधानसभा चुनाव प्रचार में उन्हें भी 3 विधानसभा की जिम्मेदारी दी गई थी, जिसमें एक पर कांग्रेस प्रत्याशी की जीत हुई है। उन्होंने कहा कि क्षेत्र भ्रमण के दौरान नतीजों से अलग मामला लग रहा था। सत्ता विरोधी हवा थी। ऐसे में अंदाजा लगाया जा सकता है कि असल में क्या हुआ है। मंत्री इरफान अंसारी ने कहा कि बिहार में महागठबंधन की हार की वजह SIR भी है।
उन्होंने कहा कि एसआईआर में बिहार के कई वोटरों के नाम वोटर लिस्ट से हटा दिए गए थे। मंत्री इरफान अंसारी ने कहा कि झारखंड में एसआईआर का विरोध करेंगे, यहां पर आदिवासी मूलवासी के नाम वोटर लिस्ट से नहीं हटने देंगे, भाजपा की चाल झारखंड में नहीं चलने देंगे और यहां की जनता भाजपा के बहकावे में नहीं आने वाली है। आपको बता दें कि मंत्री इरफान अंसारी जामताड़ा विधानसभा क्षेत्र में एक शिलान्यास समारोह में शामिल हुए थे। इस दौरान मीडिया से बातचीत में उन्होंने ये बयान दिया है। पलामू में बड़ी चोरी का पुलिस ने किया खुलासा, 4 गिरफ्तार, सोना चांदी का सामान समेत कई चीजें बरामद। पणवा थाना क्षेत्र में 15-16 नवंबर की रात लगभग 1:10 में सूचना मिली कि ग्राम गाड़ी खास टोला बड़का बिड्डट्ठा स्थित योगेंद्र कुमार सिंह के घर में अज्ञात चोरों ने चोरी की घटना को अंजाम दिया है। सूचना मिलते ही थाना में उपस्थित अधिकारियों की एक टीम गठित की गई और त्वरित कार्रवाई शुरू की गई। पुलिस टीम ने कार्रवाई करते हुए ग्राम गाड़ी खास से 4 आरोपियों को चोरी के सामान सहित गिरफ्तार किया। पूछताछ में आरोपियों ने स्वीकार किया कि वे सभी बिहार के रोहतास जिले के निवासी हैं और पिछले 3-4 दिनों से पलामू के विभिन्न क्षेत्रों में दिन में रेकी और रात में चोरी की घटनाएं करते रहे हैं। उन्होंने टाउन थाना क्षेत्र में भी एक घर में चोरी की घटना करना स्वीकार किया। गिरफ्तार आरोपियों में जीतू कुमार, अभय खरवार, बिपन खरवार उर्फ कार्तिक और संदीप कुमार शामिल हैं। सभी बिहार के रहने वाले हैं। सोने और चांदी जैसी विभिन्न आभूषणों के अलावा पुलिस ने 2 मोबाइल फोन, 2 टॉर्च, टाइटन कंपनी की एक घड़ी और एक लोहे का सबल बरामद किया। बरामद सामान में सोने जैसा छोटा गले का लॉकेट, बजरंगबली चित्रित 2 छोटे लॉकेट, सोना जैसा नाक का नथिया, चांदी जैसी 2 पायल, 1 सिकड़ी, 2 पौंजी, 2 जोड़ी पायल, 2 बेरा, 5 पैर के बिछिया और 1 पायल शामिल हैं। पुलिस मामले की आगे की जांच कर रही है और आरोपियों को कानून के मुताबिक दंडित करने की कार्रवाई जारी है। दलिया की तरह गोविंदपुरा की स्थिति, ग्रामीण पत्थर माइंस से हैं परेशान। अभी 5 दिनों पूर्व जमुआ अंचल के दलिया में पत्थर खदान के विवाद में खूनी संघर्ष हो गया। इस घटना के बाद लोकल प्रशासन की सतर्कता पर सवाल उठा। अब दलिया की तरह जमुआ अंचल के गोविंदपुरा पत्थर खदान को लेकर विवाद सामने आ रहा है। यहां संचालित खदान के खिलाफ स्थानीय लोग हैं। लोग कह रहे हैं कि खदान के संचालन में सुरक्षा का विशेष ख्याल नहीं रखा जा रहा है। लोग खदान नियमों की अनदेखी का भी आरोप लगा रहे हैं। ग्रामीणों का आरोप है कि यहां लीज पर माइंस चल रहा है, लेकिन लीज एरिया में बाड़ा नहीं लगाया गया है। इसके कारण मवेशी पर खतरा मंडराता रहता है, जबकि ब्लास्टिंग का समय भी निर्धारित नहीं है। ऐसे में डर लगा रहता है। ग्रामीण कहते हैं कि जब ब्लास्टिंग होती है, पत्थर का टुकड़ा उनके घर तक आ पहुंचता है। लोगों का यह भी कहना है कि माइंस के कारण गांव का जलस्तर भी नीचे चला गया है, वहीं सड़कों का भी हाल बुरा हो गया है। विभाग को इस तरफ ध्यान देना चाहिए। ग्रामीण कहते हैं यदि माइंस को नहीं हटाया जा सकता तो उन्हें ही हटा दिया जाए। यहां बता दें कि इस गांव के लोगों ने पूर्व में भी शिकायत की थी। ग्रामीण जनप्रतिनिधि से लेकर अधिकारियों तक अपनी फरियाद पहुंचा चुके हैं। यहां संचालित माइंस में कार्यरत मुंशी चंदन कुमार ने कहा कि माइंस के चारों तरफ बाड़ा लगाया गया था, जिसकी चोरी कर ली गई। फिर से बाड़ा लगाने की योजना तैयार की गई है। ब्लास्टिंग से पहले पूरी सूचना लोगों को दी जाती है। उन्होंने कहा कि कुछ लोग जानबूझकर संचालक को परेशान करने में जुटे हैं। माइनिंग इंस्पेक्टर विश्वनाथ ओरांव का कहना है कि ग्रामीणों की शिकायत को गंभीरता से लिया गया है। पूरी जांच होगी और गड़बड़ी मिलेगी तो उसे दुरुस्त करने का निर्देश भी माइंस संचालक को दिया जाएगा। पूर्व डीजीपी और गैंगस्टर के बीच गठजोड़ का आरोप, पाकिस्तान कनेक्शन की एनआईए से जांच की मांग। झारखंड के नेता प्रतिपक्ष और पूर्व मुख्यमंत्री बाबूलाल मरांडी ने राष्ट्रीय जांच एजेंसी एनआईए को पत्र लिखा है, जिसमें उन्होंने झारखंड के पूर्व डीजीपी अनुराग गुप्ता और जेल में बंद गैंगस्टर सुजीत सिन्हा गिरोह के बीच कथित सांठ-गांठ की व्यापक जांच की मांग की है। झारखंड के पूर्व डीजीपी अनुराग गुप्ता के खिलाफ एक बार फिर से पूर्व मुख्यमंत्री बाबूलाल मरांडी ने बड़ा आरोप लगाते हुए पूरे मामले की जांच एनआईए से करवाने के लिए एजेंसी के डीजी को पत्र लिखा है। बाबूलाल मरांडी ने इसे राष्ट्रीय सुरक्षा, भारत की संप्रभुता और कानून व्यवस्था के लिए गंभीर खतरा बताते हुए मामले में तत्काल हस्तक्षेप का अनुरोध किया है। इस पत्र में बाबूलाल मरांडी ने लिखा कि गैंगस्टर सुजीत सिन्हा के नेतृत्व वाले संगठित आपराधिक गिरोह कोयलांचल शांति समिति यानी KSS नामक एक मुखौटा संगठन काम कर रहा है, जो लंबे समय से हत्या, ठेकेदारी, ट्रांसपोर्टरों, डॉक्टरों, वकीलों और व्यापारियों से जबरन वसूली तथा अवैध हथियारों के धंधे जैसे गंभीर अपराधों में लिप्त रहा है। बाबूलाल मरांडी ने आरोप लगाया है कि यह नेटवर्क मूल रूप से चलने वाला संगठित आपराधिक सिंडिकेट है, जिसके तार सीमा पर एंटी नेशनल गतिविधियों से भी जुड़े होने की आशंका है। उन्होंने अपने पत्र में सुरक्षा एजेंसियों के लिए सबसे चिंताजनक पहलू के रूप में सुजीत सिन्हा गिरोह की कथित अंतर्राष्ट्रीय हथियार सप्लाई चेन की ओर संकेत किया है।
आरोप है कि गिरोह पंजाब के मोगा जिले में ड्रोन से गिराए गए हथियारों की खरीद कर रहा है। ये हथियार शत्रु पड़ोसी पाकिस्तान से पहुंचाए जा रहे हैं, जो भारत की क्षेत्रीय अखंडता के लिए सीधा खतरा है। 22 दिनों से सऊदी में पड़ा है मजदूर विजय का शव। परिजनों ने सरकार से मदद की लगाई गुहार। डुमरी की मदगोपाली पंचायत के दुधपनिया गांव के प्रवासी मजदूर का शव 22 दिनों से सऊदी अरब में पड़ा है, जबकि यहां शव के इंतजार में मृतक के स्वजन सदमे में हैं। मजदूर विजय की मौत वहां गोली लगने से हो गई थी। पत्नी समेत स्वजन का रो रोकर बुरा हाल है। विजय की मौत 22 दिनों पूर्व 24 अक्टूबर को फायरिंग में गोली लगने से हुई थी। पत्नी बसंती देवी का रो रोकर बुरा हाल है। उनके 2 पुत्र 5 वर्षीय ऋषि और 3 वर्षीय रोशन समेत सभी स्वजन बेसहारा हो गए हैं। विजय का शव नहीं आने से उनके घर के चूल्हे नहीं जल रहे हैं। स्वजन हर दिन शव के इंतजार में रहते हैं। पति का शव सऊदी अरब से मांगने को लेकर पत्नी बसंती देवी बार बार सरकार से गुहार लगा रही हैं। मुआवजे की भी मांग कर रही हैं। पत्नी का कहना है कि सऊदी अरब में ह्युंडई इंजीनियरिंग एंड कंस्ट्रक्शन कंपनी में पति काम करते थे। 15 अक्टूबर की शाम पति का वॉइस मैसेज आया था। मैसेज में था कि पुलिस किसी और पर गोली चला रही थी, लेकिन गोली गलती से उन्हें लग गई। बाद में उन्हें अस्पताल ले जाया गया, जहां 24 अक्टूबर को उन्होंने दम तोड़ दिया। इधर प्रवासी मजदूरों के हित में काम करने वाले समाज सेवी सिकंदर अली ने कहा कि इस क्षेत्र की बड़ी आबादी देश विदेश में काम कर रही है। ऐसे में मजदूर के साथ घटना होने के बाद मुआवजा एक बड़ी समस्या होती है। स्वजन भी मुआवजा नहीं मिलने तक परेशान रहते हैं। ऐसे में महीनों तक मजदूरों का शव विदेश में पड़ा रहता है। स्वजन हर दिन शव के इंतजार में रहते हैं। काफी मुश्किल से स्वजन को मुआवजे के साथ शव मिलता है। उन्होंने सरकार से अपील की कि मुआवजे के साथ विजय का शव सऊदी से जल्द घर पहुंचाया जाए, ताकि उनका अंतिम संस्कार किया जा सके। झारखंड सरकार का बड़ा कदम, ग्रामीण पेयजल आपूर्ति के लिए 183 करोड़ की नई योजनाओं की स्वीकृति। पेयजल स्वच्छता विभाग ने 183 करोड़ की लागत से ग्रामीण पेयजल आपूर्ति के लिए 9 नई योजनाएं प्रारंभ की हैं। इसमें 61 करोड़ 66 लाख की लागत से आरकोसा बहु ग्रामीण पाइप जलापूर्ति योजना शामिल है। इसके अलावा तपकारा और ठेठाई टांगर में 14 और 16 करोड़ की लागत से नई जलापूर्ति योजनाएं प्रारंभ की जा रही हैं। चंदवारा बहु ग्रामीण पेयजल आपूर्ति योजना के लिए करीब 50 करोड़ की राशि निर्धारित की गई है। इस तरह की कुल 9 पेयजल आपूर्ति योजनाओं से ग्रामीण क्षेत्र में लोगों को घर तक जल पहुंचाया जाएगा। राज्य सरकार अपने संसाधनों से इन योजनाओं को पूरा करेगी। अभी राज्य में केंद्र सरकार के सहयोग से जल शक्ति मंत्रालय द्वारा हर घर नल योजना चलाई जा रही है। इसमें केंद्र और राज्य सरकार 50-50% का योगदान देती हैं। हालांकि इन योजनाओं की प्रगति धीमी है। अब ग्रामीण पेयजल आपूर्ति के लिए राज्य सरकार अपनी योजना चला रही है। शहरी और ग्रामीण पेयजल आपूर्ति के जरिए राज्य सरकार लोगों को सुरक्षित और शुद्ध पेयजल देने की योजना चला रही है। राज्य के 5 लाख से अधिक घरों तक यह योजना पहुंचाई जानी है। न्यू ईयर सेलिब्रेशन से माघ मेला तक कई ट्रेनें खचाखच, धनबाद से दक्षिण की ट्रेनों में जगह नहीं। त्योहारी सीजन समाप्त होने के साथ ही सैर सपाटे का मौसम आ गया है। समुद्र तटों से लेकर हिल स्टेशन और तीर्थ स्थलों पर जाने वाली ट्रेनों में लंबी वेटिंग लहरा रही है। 1 नवंबर के बाद दिसंबर के दूसरे पखवाड़े में क्रिसमस और न्यू ईयर को लेकर ट्रेनें खचाखच हैं। राजस्थान के रेगिस्तान से गुजरात के कच्छ और गोवा के समुद्र तटों तक पहुंचने की बेताबी दिख रही है। इसके साथ ही जनवरी के पहले सप्ताह से धार्मिक यात्रा भी शुरू होने वाली है। प्रयागराज में 3 जनवरी से माघ मेला शुरू होगा। मध्य फरवरी तक पुण्य स्नान की 6 तिथियां हैं। जनवरी के पहले पखवाड़े की बुकिंग शुरू हो चुकी है। अग्रिम आरक्षण शुरू होने के पहले दिन ही प्रयागराज जाने वाली ट्रेनों में सीटें फुल हो रही हैं। ज्यादातर ट्रेनों में अब गिनती की सीटें ही बची हैं। धनबाद होकर गोवा जाने वाली जसीडी वास्को द गामा एक्सप्रेस 12 जनवरी तक फुल है। स्लीपर से एसी तक इस ट्रेन में जगह नहीं है। गुजरात जाने वाली मालदा टाउन सूरत, हावड़ा गांधीधाम आसनसोल भावनगर टर्मिनस पारसनास एक्सप्रेस का भी यही हाल है। धनबाद से कोयम्बटूर के बीच बोकारो और रांची होकर चलने वाली साप्ताहिक स्पेशल के फेरे बढ़ाने की घोषणा 7 नवंबर को ही हो चुकी है। कोयम्बटूर धनबाद स्पेशल 30 जनवरी तक तथा धनबाद कोयम्बटूर स्पेशल 2 फरवरी तक चलाने की घोषणा हुई है, पर कोयम्बटूर से 28 नवंबर तो धनबाद से 1 दिसंबर के बाद टिकटों की बुकिंग शुरू नहीं हुई है। क्रिसमस और न्यू ईयर के दौरान पूरी जाने वाले यात्रियों की संख्या में अधिक रहती है। धनबाद के नजदीकी स्टेशन गोमो होकर पूरी जाने वाले पुरुषोत्तम, नीलांचल और नंदन कानन एक्सप्रेस जैसी ट्रेनों में स्लीपर से एसी तक नो रूम है। इसके बाद भी धनबाद भुवनेश्वर स्पेशल के फेरे नहीं बढ़े हैं। भुवनेश्वर से 30 नवंबर तो धनबाद से 1 दिसंबर तक ही टिकट बुक हो रहे हैं। इस ट्रेन के फेरे में विस्तार हुआ तो पुरी तक पहुंचने का विकल्प मिल सकेगा। वरिष्ठ पत्रकार श्याम किशोर चौबे की 2 पुस्तकों का लोकार्पण। वरिष्ठ पत्रकार श्याम किशोर चौबे की 2 पुस्तकें झारखंड नामा और झारखंड की राजनीति, प्रयोग और संयोग का लोकार्पण रविवार को चेंबर भवन में पूर्व मुख्यमंत्री अर्जुन मुंडा, वित्त एवं संसदीय कार्य मंत्री राधाकृष्ण किशोर, वरिष्ठ पत्रकार पद्मश्री बलबीर दत्त, वरिष्ठ पत्रकार बैजनाथ मिश्र और प्रभात प्रकाशन के निदेशक पीयूष कुमार ने किया। प्रभात प्रकाशन द्वारा प्रकाशित इन पुस्तकों के लोकार्पण समारोह में मुख्य अतिथि पूर्व मुख्यमंत्री अर्जुन मुंडा ने कहा कि झारखंड की स्थापना के रजत जयंती वर्ष पर इन पुस्तकों का प्रकाशित होना अपने आप में महत्वपूर्ण है।
उन्होंने कहा कि झारखंड ने 25 साल की यात्रा पूरी कर ली है। ये सोचने का अवसर भी है कि हमारी आशा, आकांक्षा और उस अनुरूप हम विकास कर पाए हैं, क्या हम उस कसौटी पर खरा उतर सके हैं। इसका आकलन भी बुद्धिजीवियों को करना चाहिए। उन्होंने कहा कि झारखंड की 25 वर्षों की यात्रा में लंबे समय तक मैं भी महत्वपूर्ण दायित्व में रहा हूं और काफ़ी कुछ मेरे पास भी कहने बताने को है, लेकिन मुझे सदैव ये स्मरण रहता है कि तब मैंने सिर्फ पद की ही नहीं, गोपनीयता की भी शपथ ली थी। इसलिए मैं कई चीज़ें सार्वजनिक करने से बचता हूं। समारोह के विशिष्ट अतिथि झारखंड के वित्त एवं संसदीय कार्य मंत्री राधाकृष्ण किशोर ने कहा कि राजनीति में और विशेषतः सत्ता में पढ़े लिखे नेताओं का होना जरूरी है। कम पढ़ा लिखा राजनेता नौकरशाही की टेढ़ी चालों से बच नहीं पाता। उन्होंने कहा कि पत्रकारों और साहित्यकारों की कलम नौकरशाहों के कृत्यों को उजागर करने के लिए भी चलनी चाहिए। श्री किशोर ने अपने वक्तव्य में उस पूरे घटनाक्रम को भी शामिल किया जिसमें उन्हें अर्जुन मुंडा की सरकार में मंत्री बनाया गया था और केवल 10 दिनों बाद ही उन्हें इस्तीफा देना पड़ा था। उन्होंने इन दोनों को भविष्य के लिए अत्यंत उपयोगी बताया। तो ये थी आज की झारखंड की टॉप बड़ी खबरें। इसी तरह झारखंड की हर छोटी सी बड़ी खबर देखने के लिए आप हमारे चैनल 24 झारखंड न्यूज को सब्सक्राइब करके बेल आइकन प्रेस कर ले, जिससे झारखंड की हर छोटी सी बड़ी खबर की अपडेट आप तक पहुंचता रहे। तो आज के लिए बस इतना ही। हमें दीजिए इजाजत, फिर मिलते हैं नेक्स्ट न्यूज में।